नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ओमजी रीजनिंग पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने कौटिल्य क्लासेज के ऑफलाइन बैच में भी आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात या मुद्दे पर बात करेंगे। जैसा है कि हमने जो YouTube चैनल बनाया था वो ओनली फॉर हमने यही टारगेट रखा था कि इस चैनल पे हम पूरी रीजनिंग बच्चों को करवाएंगे। जो बच्चे फीस दे के कोचिंग नहीं पहुंच सकते या किसी भी कारणवश कोचिंग नहीं आ सकते, उन लोगों को हमारी कौटिल्य क्लासेज के जो ऑफलाइन बैच चलते हैं जिसमें हमारी रीजनिंग की क्लास होती है वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड करके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक रोजाना पहुंचाई जाएगी। इसलिए जो बच्चा रीजनिंग पढ़ना चाहता है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से, तो रोजाना नोटिफिकेशन चालू कर लेना। जिसने चैनल पे नया आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन चालू कर लो ताकि हमारी जो भी क्लास इस पे अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं रोजाना की क्लास, जो भी क्लास ऑफलाइन बैच में होगी उसको रिकॉर्ड करके रोजाना आपके इस यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी और इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको अलग अलग वीडियो जाके देखना ना पड़े। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं कि रीजनिंग होती क्या है रियल में। तो हम लोग आज की बात है भैया, कल से आपका ऑफलाइन में आपकी क्लासें सारी की सारी अपलोड हो जाएंगी। तो आज की बात है, आज ध्यान से सुनना भैया कि रीजनिंग का अर्थ हम लोग समझते हैं। आज से हम रीजनिंग की स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग REASONING। सबसे पहले ध्यान देना भैया, रीजनिंग की स्पेलिंग सब लोग मीनिंग स्पेलिंग याद कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग। हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं लगभग और इंग्लिश में सुनते हैं, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? हिंदी में इसको कहते हैं तर्क बुद्धि। ध्यान देना भैया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर हिंदी में इसको बोलते हैं तर्क बुद्धि। अब देखो इसके नाम में ही इसका अर्थ है भैया तर्क बुद्धि, ठीक है। अब देखो सर, इसको तर्क बुद्धि बोलते हैं, इसका तात्पर्य क्या होता है? देखना भैया, तर्क मतलब अपने विचार प्रकट करना और बुद्धि मतलब अपने समझ पर किसी भी टॉपिक पर अपने विचार प्रकट करना ही क्या कहलाता है भैया? वो कहलाता है रीजनिंग। तर्क बुद्धि यानी अपने विचार, बुद्धि मानी अपनी समझ पे, यानी अपनी समझ से ही ओनली फॉर किसी मुद्दे पर किसी बात पर अपने विचार प्रकट करना ही भैया क्या कहलाते हैं? सर रीजनिंग कहलाते हैं, ठीक है। रीजनिंग आपका इतना ही रीजनिंग का अर्थ है। अब बात करते हैं भैया सबसे पहले कि सर रीजनिंग को हम पढ़े कैसे? देखो कोई भी काम हो उसको सिस्टम से करेंगे तभी वो काम हमारा आसानी से हो जाएगा। काम तो हो जाएगा भैया पर आसानी से तभी होगा जब हम लोग सही रास्ते का चुनाव करेंगे। तो ध्यान से देखना भैया कि रीजनिंग को मैं किसी किताब की कॉपी कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने तरीके से बता रहा हूं। मैंने रीजनिंग को दो भागों में डिवाइड किया। कौन सी सर? रीजनिंग को दो भागों में ऐसे डिवाइड किया। एक तो मैंने लिखा साधारण रीजनिंग, एक मैंने लिखा गणितीय रीजनिंग। कौन सी? गणितीय रीजनिंग। जिस बच्चे को रीजनिंग सीखनी है मैं भैया बोल देता हूं आपको कि रीजनिंग के मात्र 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर? मात्र 15 चैप्टर हैं। जो बच्चा इन 15 चैप्टरों को कंप्लीट कर लेता है, चाहे आप राजस्थान पुलिस की करो, चाहे वीडियो की करो, चाहे पटवारी की करो, चाहे ग्राम सेवक की करो, चाहे RS की करो, चाहे LDC वगैरह जिसके भी करनी है आपको, राजस्थान पुलिस से लेकर के यानी हाईकोर्ट, LDC जो भी हो आपकी, RS तक की बता देता हूं। इन 15 चैप्टर से, बैंक वाले भी सुन लेना भैया, 15 चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। ओनली फॉर इसका लेवल चेंज होता जाएगा। अब देखना सर वो 15 चैप्टर हैं कौन से हमें बताओ तो सही, हमें कौन से आते हैं हमें नहीं आते ये तो हमें बाद में पता लगेगा। तो ध्यान से सुनना भैया, मैंने 15 चैप्टर लिखे हैं जिनमें से 10 चैप्टर तो मैं मानता हूं साधारण रीजनिंग के। 10 चैप्टर किसके हैं भैया? 10 चैप्टर सर साधारण रीजनिंग के, ठीक है। 5 चैप्टर कौन से हो गए भैया? 5 चैप्टर हो गए सर गणितीय रीजनिंग। अब कुछ बच्चे इस गणितीय का नाम सुनते ही चौंक जाते हैं कि सर गणितीय रीजनिंग है तो फिर रीजनिंग और मैथ में क्या फर्क रहा? भैया इसमें कोई ज्यादा मैथ वाली बात नहीं है। मैं नॉर्मल इसमें कोई सूत्र वगैरह लगेंगे छोटे छोटे, इसीलिए इसको गणितीय रीजनिंग बोला है और इसको साधारण रीजनिंग बोला है। ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं साधारण रीजनिंग से। हाँ हालांकि गणितीय रीजनिंग से भी आते हैं पर इसमें तो इतनी गणित नहीं है, रीजनिंग है। कंफ्यूज मत होना, डरना भी मत। अब सर बात करते हैं साधारण रीजनिंग के टॉपिक, बोलो कौन से हैं? तो भैया पहला टॉपिक मैं लिखता हूं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं सर? हिंदी में कहते हैं सांकेतिक निरूपण। सांकेतिक
निरूपण, सांकेतिक निरूपण बोल दिया, ठीक है सर। अब इसके बाद में 2 नंबर चैप्टर की बात करते हैं भैया कि सर दूसरा चैप्टर कौन सा है। मैं आपको बता देता हूं, मैं उन चैप्टरों को साथ में लिखूंगा जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सर कोडिंग डिकोडिंग से कौन सा चैप्टर जुड़ा हुआ है सर? कोडिंग डिकोडिंग से हमारा चैप्टर जुड़ा हुआ है वर्णमाला, वर्णमाला परीक्षण। कौन सा चैप्टर? वर्णमाला परीक्षण। जो बच्चा आज से रीजनिंग स्टार्ट कर रहा है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, उनको मैं बोल देता हूं कि जो ये टॉपिक है अपनी एक कॉपी डाल लो, उसमें ये टॉपिक लिख लो और रोजाना आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। आपका काम इतना ही है भैया, वीडियो को शेयर कर दो, प्लस यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तीसरा चैप्टर कौन सा है सर? तीसरा चैप्टर है अपना दिशा वाला। कौन सा चैप्टर? दिशा वाला। 4 नंबर चैप्टर कौन सा है सर? 4 नंबर चैप्टर हमारा बैठक व्यवस्था। कौन सा है? बैठक व्यवस्था, ठीक है सर। बैठक व्यवस्था के बाद में 5वां चैप्टर कौन सा है सर? 5वां चैप्टर आपका रैंकिंग। कौन सा? रैंकिंग। इसको सर हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम परीक्षण। क्या बोलते हैं भैया? क्रम परीक्षण, ठीक है सर। कितने चैप्टर हो गए? 5 चैप्टर। 6 नंबर चैप्टर की बात करता हूं भैया मैं। छठा चैप्टर कौन सा है सर? छठा चैप्टर है ब्लड रिलेशन। कौन सा चैप्टर है? ब्लड रिलेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त संबंध, यानी खून के रिश्ते भैया, ध्यान से देना, खून के रिश्ते। अब बात करते हैं सर 7वां चैप्टर कौन सा है? 7वां चैप्टर अपना है, इसके बाद में देखो वेन आरेख। वेन आरेख सर, वेन आरेख के बाद में कौन सा चैप्टर आएगा? वेन आरेख के बाद में आपको कराएंगे भैया 8 नंबर पे कथन एंड निष्कर्ष। कथन एंड निष्कर्ष, ठीक है सर। 8 चैप्टर तो हमारे हो गए कंप्लीट। आगे बोलो कौन सा चैप्टर आएगा? 8 नंबर तक समझ में आ गया। 8 नंबर अपना टॉपिक है कथन एंड निष्कर्ष। 8 नंबर के आगे बात करेंगे सर 9 नंबर कौन सा है? 9 नंबर है भैया लुप्त संख्या ज्ञात करना। कौन सा? लुप्त संख्या ज्ञात करना, ठीक है सर। और 10वां चैप्टर जिसको मैं बोलता हूं वो चैप्टर है भैया श्रृंखला। श्रृंखला या फिर श्रेणी। श्रृंखला या फिर श्रेणी, ठीक है भैया। 10 चैप्टर दोबारा देख लेना। जो भाई उतारना चाहता है, नोट्स बनाना चाहता है, शुरू से बना लेना कि पहला चैप्टर है सांकेतिक निरूपण, दूसरा चैप्टर है वर्णमाला परीक्षण, तीसरा है दिशा, चौथा है बैठक व्यवस्था, 5वां है क्रम परीक्षण, 6ठा है रक्त संबंध, 7वां है वेन आरेख और 8वां है कथन एंड निष्कर्ष, 9वां है लुप्त संख्या ज्ञात करना और 10वां चैप्टर है श्रृंखला या श्रेणी। ये सारे के सारे चैप्टर भैया किसके हो गए सर? ये हो गए साधारण रीजनिंग के। अब देखो भैया ध्यान देना, देखो आगे बात करते हैं हम लोग गणितीय रीजनिंग के। गणितीय रीजनिंग में कितने टॉपिक बच गए भैया? सर गणितीय रीजनिंग में तो 5 टॉपिक बच गए। कितने बच गए? 5 टॉपिक। 5 में से देखो सबसे पहले जिसका नाम लिखता हूं वो है सर, वो तो आपने है कैलेंडर। कौन सा चैप्टर है भैया? कैलेंडर। कैलेंडर के बाद में बात करता हूं दूसरा चैप्टर कौन सा है भैया? दूसरा है सर घड़ी। घड़ी के बाद में आगे वाले चैप्टर की बात करता हूं, 3 नंबर कौन सा है भैया? घन एंड घनाभ। कौन सा है भैया? घन एंड घनाभ, ठीक है सर। 5वां चौथा चैप्टर है भैया आपका पासा। कौन सा चैप्टर है? पासा। और 5 नंबर चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है आकृति गिनना। आकृति गिनना भैया फिर से ध्यान देना कि मैंने ये जो 15 चैप्टर लिखे हैं, यदि कोई बच्चा कंपटीशन का एग्जाम दे के आया है तो ध्यान से देख लेना, इन 15 चैप्टर से बाहर आपका एक भी पर्सन नहीं आता है। और मैं ये दावे के साथ बोलता हूं, जो बच्चा अपनी रेगुलर क्लास से जुड़ेगा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे यूट्यूब पे ऑनलाइन हो, जो बच्चा रेगुलर जुड़ेगा उसके मैं 15 चैप्टर क्लियर करवा दूंगा। आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी, आपको लिखे लिखाए नोट्स जो हमारे ऑफलाइन में मैं लिखवाता हूं उन नोट्स की कॉपी भी मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद में लास्ट जो क्लास होगी उसमें मैं बता दूंगा आपको अपने नोट्स से कहां से मिलेंगे।
तो जो बच्चा रीजनिंग आज से पढ़ना चाहता है, चाहे वो सीटी की तैयारी करे, चाहे आगे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करे, चाहे हम लोग करें, चाहे हमारा कोई रिलेटिव करे, सबके पास ये क्लास पहुंचा देना। ये काम आपका है, मेरा काम है भैया आपको पढ़ाना। अब देखो बात करते हैं भैया कि सर अब हम लोग 15 चैप्टर तो जान गए, रीजनिंग में 15 चैप्टर होते हैं, आगे कराओ सर। अब देखो आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ब्लड रिलेशन, पहला चैप्टर अपना स्टार्ट कौन सा करेंगे? ब्लड रिलेशन। तो भैया उस क्रम का कोई लेना देना नहीं है, हमने क्रम कैसा लिखा है या नहीं लिखा है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है सर। ब्लड रिलेशन में मैं जो आज हमारी ऑफलाइन क्लास हुई थी वहां तक आपको आज करवा देता हूं, उसके बाद आपको रेगुलर ऑफलाइन का ही वीडियो मिल जाएगा, ताकि आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। जैसा ऑफलाइन में करवाता हूं वैसा का वैसा सेम आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है सर, हमें वहां तक तो करवा दीजिए। अब देखो भैया वहां तक बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, ब्लड रिलेशन यानी खून का रिश्ता अपना चैप्टर जो है वो चैप्टर आप लोग यदि सीखना चाहते हो तो अपने ऊपर लेके करो। अपने ऊपर लेके कैसे? कि हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं उनको मद्देनजर रखते हुए करोगे तो बहुत इजी हो जाओगे। ठीक है सर, मैं कर ले। अब मनिया बताओ कि इस चैप्टर में क्या करना पड़सी। इस चैप्टर में देखो मैं यहाँ चाहूँ कि थारो टाइम बर्बाद न करूं, मैं न बताऊं कि थारे बुआगो लड़को थारे के लागसी, थारे पापा लागसी, सबने पता है या को नहीं है सर। ठीक है, तो मैं थारो वो टाइम तो बर्बाद करूंगा नहीं। मैं इस चैप्टर जुड़ेड़ी थाने कुछ थ्योरी है, पहले थ्योरी लिखाऊंगा, बिंग बाद में चैप्टर ना आप डायग्राम में बांटांगा, बिंग बाद में आप एक एक टाइप करांगा। थ्योरी कितनी है सर? थ्योरी बोलो। थ्योरी में इंपॉर्टेंट चीज लिखाऊं जो कि आपने लिए कुछ महत्वपूर्ण हुए। सबसे पहली लाइन लिख लेना भैया, थ्योरी में सबसे पहली लाइन लिख लेना, आपकी पुत्री का पुत्र क्या कहलाएगा भैया? पुत्री का पुत्र सर हमारी भाषा में तो नॉर्मल भाषा में द्वैता कहलाता है। आपको भैया इतना ही पता है, पर कंपटीशन बढ़ गया है, अब द्वैता ऑप्शन में नहीं होगा। द्वैते के अलावा क्या बोलते हैं उसको? नैवासा। क्या बोलते हैं? नैवासा। नैवासा के अलावा क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं नाती। क्या बोलते हैं भैया? नाती। ठीक है सर, इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो समझ जाना वो क्या अपनी पुत्री का पुत्र है। 2 नंबर कौन सी बात है सर? 2 नंबर बात है अपनी पुत्री क्या कहलाती है भैया यदि कोई नोट्स नहीं बनाना चाहता है तो मत बनाओ, मैं आपको ऑफलाइन वाले नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लास के लास्ट में बता दूंगा आपको कहां पे वो नोट्स मिलेंगे, वो सारे मैं डाल दूंगा। अब देखो आप तो बस कान में ईयरफोन लगा लो और सुनते रहो क्लास को। दूसरी बात है पुत्री क्या कहलाती है सर? पुत्री की पुत्री कहलाती है भैया दोहिती। क्या कहलाती है अपनी भाषा में? नॉर्मल भाषा में हम लोग सुनते हैं दोहिती कहते हैं, पर आजकल एग्जामिनर उसको दोहिती नहीं देगा, उसको क्या देगा? नैवासी। क्या देगा भैया? नैवासी भी दे सकता है या क्या दे सकता है? नातीन भी दे सकता है। भैया नातीन में ती छोटी आएगी बड़ी आएगी, इस पे ध्यान मत देना, ओनली फॉर मेरी बात को सुनते जाओ। 3 नंबर बात करते हैं सर। ये 2 लाइन तो हमारे याद होगी, ये भी याद होगी, ये भी याद होगी। ठीक है भैया, 3 नंबर बात सुनना। 3 नंबर हम लोग बात करते हैं कि सर 3 नंबर क्या है? तो 3 नंबर में देखना, अपने एग्जाम में देखा होगा नाम आता है इकलौता। क्या नाम आता है? इकलौता। अब सर इकलौता नाम तो आता है, या फिर क्या नाम आता है? एकमात्र। क्या नाम आता है भैया? एकमात्र। इन एकमात्र, अब इसके आगे लगा दें पुत्र, तो ये वाक्य क्या बन गया? इकलौता या एकमात्र पुत्र का अर्थ क्या होता है सर रीजनिंग में? अब देखना, इसका अर्थ होता है कि उसके लड़का एक होगा। क्या होगा? लड़का एक होगा सर, लड़का एक होगा। लड़की हो भी सकती है और ना भी हो सकती है, हम उसके लिए दावे के साथ नहीं बोल सकते, पर इस लाइन को देखकर हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि सर बिंग छोरो एक है। दूसरी बात, चौथी बात आप करेंगे कि इकलौती पुत्री, एकमात्र पुत्री को अर्थ क्या हुआ सर? एकमात्र पुत्री को अर्थ क्या हुआ सर? तो इसके लिए ध्यान से सुनना भैया कि उसके छोरी यानी लड़की एक होगी। क्या होगी? उसके सर लड़की एक होगी, ये दावे के साथ बोल सकते हैं, पर लड़का होगा या ना होगा
ये हमें मालूम नहीं है। अब भैया ध्यान देना, 5 नंबर लाइन इन दोनों को ही क्रेस करते हुए जाती है। अब देखो भैया 5 नंबर लाइन में क्या है, इकलौती आएगा, इकलौती, इकलौती कर लेना भैया, यहां पे इकलौती, इकलौती, इकलौती लिख दिया मैंने, यहां पे इकलौती, इकलौती या एकमात्र संतान, क्या भैया, इकलौती या एकमात्र संतान। ये तो सर कंफ्यूज कर दिया आपने, यहां पर तो बोला पुत्र तो समझ गए लड़का होगा फाइनल, यहां पर बोली पुत्री तो हम समझ गए लड़की होगी फाइनल, यहां तो आप लोगों ने कुछ अलग ही कर दिया सर। तो इसका संतान का अर्थ भैया लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, यानी 50-50% संभावना है, 50-50% संभावना है, या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। क्या होगा, या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। क्या 5 बातें क्लियर होगी भैया? यस सर, 5 बातें तो हमारे क्लियर होगी। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो की स्पीड धीरे कर लेना भैया, या वीडियो फिर से देख लेना। बात तो आपको ये रटनी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट बात है वही मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है सर, मिटा दूंगा, मिटा दो सर। अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, कि सिर्फ 6 नंबर बात हमें क्या याद करनी है। तो 6 नंबर के लिए मैं आपको बता देता हूं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीधी क्वेश्चन में टपकेंगी यहां से। अब सुनना, 6 नंबर बात क्या है सर, 6 नंबर की बात करते हैं इसके बाद में, कि देखो भैया आपने सुना होगा, 2 नाम बोल रहा हूं, एक तो नाम है सहोदर, एक तो नाम है सहोदर, और एक नाम है भैया जुड़वा, एक नाम है जुड़वा। कुछ बच्चे तो इन्हीं दोनों नामों में कंफ्यूज रहते हैं, कुछ तो बोलते हैं सेम है सर, कुछ बोलते हैं अलग है। अब ध्यान से सुनना, आपकी जो कंफ्यूजन है वही दूर करना हमारा क्या भैया काम है। अब देखो भैया इनका अर्थ क्या होता है सर, जुड़वा बच्चे वो होते हैं भैया जो एक ही टाइम पर, 5-10 मिनट की तो बात है नहीं, फिर भी एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पर और एक ही पेट से जन्म लेने वाले क्या कहलाते हैं भैया बच्चे, वो कहलाते हैं जुड़वा। यानी एक साथ एक ही पेट से जन्म लेने वाले बच्चे क्या कहलाते हैं, जुड़वा कहलाते हैं सर। तो सर फिर सहोदर क्या होता है, सहोदर होते तो एक ही पेट से जन्म लेने वाले बच्चे हैं, पर वो एक साथ जन्म ले ये कोई जरूरी नहीं है, उनके बीच में 5 साल, 2 साल, 10 साल, कितने भी साल का गैप हो सकता है, कम से कम 9 महीने का गैप तो होगा भैया, ध्यान देना। अब देखो आगे बात करते हैं भैया कि सहोदर और जुड़वा क्या होते हैं सर, इसकी थ्योरी तो कुछ लिखवा दो। अब देखो सहोदर की मैं बात करता हूं, यानी एक ही पेट से, एक ही पेट से जन्म लेने वाले बच्चे, एक ही पेट से जन्म लेने वाले बच्चे। ठीक है सर, समझ गए हम लोग। मैंने कितनी बातें लिखाई भैया, 6 बातें लिखाई। 6 बातें आपको क्लियर हो गई या नहीं होगी? हो गई सर। तो 6 बातों के बाद में 7वीं बात की बात करते हैं सर। नाम आता है जीजा या बहनोई, जीजा या बहनोई। भैया मैं आपके ज्ञान के लिए बता देता हूं, रीजनिंग में तो आपको जीजा ही मिलेगा, पर देखना रियल में जीजा क्या होता है और बहनोई क्या होता है। तो इसके लिए देखना, अपनी बड़ी बहन का पति, अपनी बड़ी बहन का पति तो जीजा कहलाता है, और जो अपने से छोटी है भैया उसका पति हमारा क्या कहलाता है, बहनोई कहलाता है। पर रीजनिंग में आपके लिए दोनों सेम है, आपको जीजा ही मिलेगा। ठीक है सर, 7 बातें क्लियर होगी या नहीं होगी? यस। आगे देखना, 7 नंबर तक थ्योरी आपको समझ में आ गई। मैं पॉइंट लिखाऊंगा भैया थ्योरी में, ध्यान देना कि 7 नंबर पॉइंट के बाद में 8 नंबर पॉइंट लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे सर? 8 नंबर बोलते हैं रीजनिंग में 2 शब्द होते हैं, 2 शब्द वो क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। रीजनिंग में पहला शब्द है भैया क्या है, अंकल। क्या है? अंकल। अंकल को, जो रीजनिंग में अंकल होता है उस अंकल को क्या क्या बोलते हैं? हिंदी में तो अंकल किसे बोलते हैं, पापा के छोटे भाई को अंकल बोलते हैं। पर आज तक देखना, आजकल है ना कि शहरों में और रीजनिंग में सेम हो गया है कि भैया अपने पापा के अलावा चाहे छोटा हो या बड़ा हो सबको क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। यानी चाचा हो रीजनिंग में तो उसे भी अंकल बोल सकते हैं, या फिर फूफा, या फिर भैया उसके बाद में ताऊ, या फिर मामा, सबको क्या बोलते हैं भैया,
अंकल ही बोलते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ गए। एक और नाम है रीजनिंग में भैया, क्या है सर? आंटी, ANTI। चलो जो भी है आंटी है, आंटी को हिंदी में क्या, रीजनिंग में क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं चाची भी बोल सकते हैं, चाची को भी आंटी बोल सकते हैं, या फिर जो बुआ होती है उसको भी आंटी बोल सकते हैं भैया। उसके बाद में देखना, उसके बाद में तो ताई है या फिर मामी है। इन सब को रीजनिंग में क्या बोलते हैं सर? इन सब को रीजनिंग में बोलते हैं आंटी। अब देखना भैया, ध्यान देना, इसके बाद में अपनी थ्योरी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब देखना भैया, थ्योरी के बाद में मैं आपको बता देता हूं 8 नंबर पॉइंट के बाद में अब आपके सामने बोर्ड पे मैं 3 लाइनें लिखूंगा। जो बच्चा इन 3 लाइन को पकड़ गया, समझ लेना उसका ब्लड रिलेशन है कंप्लीट है। तीनों लाइन में अभी आपको लिखाता हूं। पहली लाइन है भैया, आपकी पहली लाइन क्या है भैया? पहली लाइन है एक्स का क्या है? एक्स का वाई से क्या रिलेशन है? एक्स का वाई से क्या रिलेशन है? ठीक है सर, ये तो बता देंगे। ठीक है, दूसरी लाइन है आपकी y से x का क्या रिलेशन है? ठीक है, तीसरी लाइन है x से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ठीक है सर। अब देखना भैया, रीजनिंग में जो बच्चा, रीजनिंग में देखो ब्लड रिलेशन जिसको चैप्टर करना है उसको 2 काम आने चाहिए। कौन से सर? पहला काम तो होगा भैया अपना, पहला काम होगा चित्र बनाना आना चाहिए। दूसरा काम सर, दूसरा काम होगा इन तीनों लाइनों का जिसको अर्थ मालूम हो वो दोनों काम, यानी प्रश्न को पकड़ना। प्रश्न को पकड़ना कैसे सर? ये आगे मैं आपको बताऊंगा। जिसको 2 चीज आती हैं ब्लड रिलेशन में, उसका चैप्टर पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब देखो सर, इस लाइन का कुछ बच्चों को तो अर्थ आता है, कुछ को नहीं आता है। अब देखो भैया, रियलिटी में देखें तो तीनों लाइनों का अर्थ क्या होता है भैया? एक ही होता है। कैसे होता है सर एक? ये हमें बताओ। अभी देखना भैया, तीनों का एक अर्थ कैसे होता है? तीनों का अर्थ एक ऐसे होता है, देखो इसमें एक अक्ष है और एक वाई है, तो एक्स का वाई से क्या रिलेशन है? हमको किस से रिलेशन बताना है? हमें वाई से रिलेशन बताना है। और इस लाइन में y से अक्ष का क्या रिलेशन है? यानी y से हमें किससे रिलेशन बताना है? y से। किसका बताना है? अक्ष का। इसमें क्या है सर? इसमें अक्ष का रिलेशन बताना है किससे? y से। अब देखो सर, ये तो हमें समझ में नहीं आया, तो इसमें ध्यान देना, एक बात को पकड़ लेना। क्वेश्चन में जिसके आगे से लगा हुआ है, जिसके आगे से लगा हुआ है उसके घर पे चले जाओ और बोलो भैया ये तुम्हारे क्या लगता है, तुम क्यों इससे रोजाना फोन पर बातें करते हो? तो क्या करोगे भैया? आप इसके घर पे जाओगे। इस लाइन में किसके घर पे जाओगे? सर हम वाई के घर पे जाएंगे और बोलेंगे भैया वो अक्ष तुम्हारे क्या लगता है भैया, हमें भी बता दो जरा। इसमें किसके घर पे जाओगे आप? इसमें भी वाई के घर पे जाएंगे। क्या बोलेंगे कि वाई तुम बताओ कि तुम्हारे अक्ष से क्या लगता है। ठीक है, और इसमें किसके घर पे जाएंगे? सर इसमें भी वाई के घर पे जाएंगे, क्योंकि आपने बोला है जिसके आगे से लगा हुआ है उसके घर पे चले जाओ और रिश्ता पूछ लो। तो ये क्या बोलेगा? इसको पूछने जाकर के भैया तुम्हारे अक्ष से क्या लगता है। ध्यान से समझ में आ गया भैया? सर ये तीनों लाइन हमें क्यों लिखाई, इसका कुछ तो अर्थ हमें भी बता दीजिए। तो ध्यान से सुनना भैया, तीनों लाइन मैंने इसलिए लिखाई, देखो आपका आंसर जैसे मामा और भांजा आता है, मामा और भांजा तो आ रहा है सर, यहां तक तो हम लोगों ने डायग्राम भी बना लिया प्लस आंसर भी निकाल लिया। या तो आंसर होगा मामा या होगा भांजा। मामा मान लो एम है, मामा मान लो एम है और भांजा मान लो बी है, भांजा मान लो बी है। यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, मैं दोनों कंडीशन लिखता हूं। पहली कंडीशन तो आ जाए आपके पास कि भैया क्वेश्चन वाला पूछ ले कि बी का, बी फॉर भांजा और एम फॉर मामा, बी का एम से क्या रिश्ता है, एम से
क्या रिश्ता है। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया सर हमारे सामने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाए, एम बी से एम का क्या रिश्ता है। तो अब भैया हमें ये पता नहीं होता कि हमें आंसर में मामा देना है या फिर भांजा देना है। अब देखो इसके लिए आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है, जिस शब्द के आगे, जिस नाम के आगे, जिस संकेत के आगे से लिखा हुआ हो उसके घर पे चले जाओ। अब देखो इसमें तो सर एम के आगे से लिखा हुआ है, तो हम एम के घर पे जाएंगे और पूछेंगे बोल एम तुम्हारे वो बी क्या लगता है। तो एम क्या बोलेगा कि मेरे तो भैया बी क्या लगता है, भांजा लगता है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, इसमें होगा भांजा। हमने किससे पूछा, हमने मामा से पूछा, क्योंकि एम के आगे से लिखा हुआ है तो हम किससे पूछेंगे, एम से ही पूछेंगे। इसमें देखो इसमें किसके आगे से लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बी के आगे से लिखा हुआ है सर, तो हम किसके घर पे जाएंगे, बी के घर पे जाएंगे और पूछेंगे बोलो भैया तुम्हारे एम क्या लगता है। तो ये बी बोलेगा सर एम तो मेरा मामा लगता है। क्या लगता है भैया, मामा लगता है। इसीलिए ये लाइन मैंने लिखाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों लाइन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, यानी ये तीनों लाइनों का अर्थ क्या है भैया, सेम है। इस लाइनों से आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन में जिसके आगे से लिखा हुआ हो उसके घर पे हम चले जाएंगे, जो जिससे वो बातें कर रहा है उसके लिए हम पूछ लेंगे वो तुम्हारे क्या लगता है। इसके बाद में बात करेंगे, हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी अब से। इतनी देर मैंने करवाई है भैया आपको थ्योरी, मैं उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी जो थ्योरी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखना भैया चैप्टर को हम लोग कैसे करेंगे। अब अपनी थ्योरी क्या हो गई, अपनी थ्योरी हो गई कंप्लीट। इसके बाद में चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे एकदम आराम से। रोजाना हर टाइप 3 टाइप कराऊंगा इसमें। अब तीनों टाइप में चैप्टर को हमें बांट लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा चैप्टर का नाम ब्लड रिलेशन, इसको मैंने बांट लिया भैया 3 भागा मापा के ने बांट लियो। कौन सो सर 3 टाइप का सवाल आ सके, तीनों टाइप में आठे तने बता देशू। पहली टाइप जिसको क्या बोलते हैं, पहेलियों पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित, पहेलियों पर आधारित प्रश्न, पहेली। अब देखो सर पहेली होती क्या, हमें ये तो बताओ सबसे पहले। ठीक है भैया, पहेली किसे कहते हैं, जैसे आपने प्रश्न सुना होगा, एम एस की माता है, एस पी का भाई है, आर क्यू का पति है। इस टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, पहेलियों पर आधारित प्रश्न। ठीक है सर। दूसरा प्रश्न कौन सा है भैया, दूसरा है आपका गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न, गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। अब सर ये क्या होता है, इसके लिए ध्यान से सुनना भैया। ये गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न वाला होता है। जैसे प्लस का अर्थ एम एन की बुआ है, माइनस का अर्थ क्यू आर की बहन है, प्लस का अर्थ पी क्यू का भाई है। इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। सर तीसरा टाइप कौन सा है, तीसरा टाइप है संकेत या फिर इशारों पर आधारित प्रश्न, इशारों पर आधारित प्रश्न। बच्चों को ये टाइप बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें आगे इशारे, और इशारों को समझना इस युग में बहुत जरूरी है। तो देखना भैया इशारों पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं सर, कि राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी माँ का भाई मेरे पिता का XYZ लगता है। इस टाइप के प्रश्न कौन सी टाइप में आएंगे, संकेत या इशारों पर आधारित प्रश्न। अब देखना भैया कि सर 3 टाइप तो हमारी हो गई, अब हमें और क्या आना चाहिए, क्या हम लोग सीधा टाइप स्टार्ट करें, नहीं भैया। इन तीनों टाइप को एक साथ एक ही तरीके से करने के लिए सर हमें ऐसा कुछ डोज दे दीजिए जिससे हमारे तीनों टाइप क्लियर हो जाएं। हाँ भैया मैं आपको बता देता हूं, जिसको तीनों टाइप सीखनी है मात्र एक ही तरीके से, तो वो तरीका है अपना
चित्र बनाना आना चाहिए, यानी डायग्राम हमें आना चाहिए। सर वो क्या होता है, इसमें डायग्राम कैसे बनाएं, हमने तो इसमें डायग्राम कभी बनाए नहीं है। अभी बता देता हूं भैया, ये भी आपके डाउट है क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैंने चैप्टर को 3 भागों में बांट लिया, यानी 3 टाइप में बांट लिया। टाइप किसे बोलते हैं सर, टाइप देखो भैया, जिस टाइप का प्रश्न आएगा, यदि पहली वाला प्रश्न आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहली जो प्रश्न पहली टाइप से प्रश्न आया। यदि गणितीय चिन्ह वाला प्रश्न आ गया तो हम क्या बोलेंगे, दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। यदि संकेत वाला इशारा वाला प्रश्न आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये तो तीसरी टाइप का प्रश्न है। इसके बाद में सर हमें वो चित्र बनाना तो सिखा दो, उसके बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, चैप्टर को सीख लेंगे। तो देखो चित्र बनाने के लिए मैं कुछ कंडीशन आपको बताता हूं, यदि आप लोग उनको फॉलो करते हो तो आपका ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। एक तो मैंने आपको शुरू में बताया था, एक तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए, और दूसरा कौन सा आना चाहिए, उन लाइन का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए कि किसका किस से रिश्ता बताना है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जिसके आगे से लिखा हुआ है उसके घर पे चले जाओ। अब सर ये चित्र वाली बात हमें बता दो। चित्र देखो, चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिंग का निर्धारण करना पड़ेगा। लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे सर, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो चैप्टर में यदि आप लिंग का निर्धारण डायग्राम में नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लड़का लिखा था, मैंने लड़की लिखी थी, क्योंकि वहां पे तो आएगा एम एन की बहन है, एम एन की बहन है। अब देखो भैया मैंने ये तो लिख दिया, यदि मैं उन पे कुछ अपनी तरफ से कुछ संकेत या वगैरह वगैरह नहीं करता हूं तो मैं बाद में जब प्रश्न को हल करूंगा तो मैं कंफ्यूज होऊंगा कि लड़के ये है या ये है। हमने बोला कि एम है वो एन की बहन है। यदि मैं इस पे कुछ, या तो कुछ लोग तो क्या करते हैं भैया, वर्ग एंड व्रत बनाते हैं, कुछ लोग इस पे प्लस माइनस लिखते हैं, कुछ लोग इसको क्रॉस एंड डिवाइड से करते हैं। जो भी तरीका हो अपनी तरफ से कर लेना। यदि मेरे तरीके से सीखना चाहते हो तो भैया देखो लड़की के लिए मैंने बोला है, इसमें 2 टाइप के आपके संकेत होंगे। इसमें लड़की के लिए तो होगा भैया माइनस, क्या होगा सर, माइनस। और लड़के के लिए मैं हमेशा लगाता हूं पॉजिटिव यानी प्लस। ठीक है सर, इससे हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने ये लाइन बोली थी भैया कि एम है वो एन की बहन है, तो एम पे क्या आएगा, बहन है तो एम पे आएगा, लड़की है तो माइनस आएगा। और ये भाई है या बहन है हमें कुछ भी मालूम नहीं है, तब तक आप संकेत नहीं लगाओगे। इसके बाद में 2 नंबर बात कौन सी होगी सर, 2 नंबर बात होगी पीडी वाली बात। कौन सी होगी, पीडी वाली बात। अब सर पीडी वाली क्या होती है, देखो पीडी 3 टाइप से होती है भैया। एक तो जो हमारी पीडी चल रही है वो पीडी, और जिससे हम जन्मे थे यानी अपने माता पिता, ये आ गए हमारे से ऊपर वाली पीढ़ी में, और जो हमारे बच्चे होंगे ये आएंगे हमारे से नीचे वाली पीढ़ी में। तो आपको पीढ़ी कितने भागों में बांटनी है भैया, पीढ़ी आपको बांटनी है 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो कौन सी पीढ़ी, जो माता एंड पिता वाली पीढ़ी है, माता एंड पिता वाली पीढ़ी है। और दूसरी कौन सी आ गई, जिसमें हमें स्वयं है। और तीसरी कौन सी आ गई, जिसमें हमारे बच्चे होंगे। 3 टाइप आ गई या नहीं आई, आ गई सर। अब सर इसमें बताओ कि जैसे हमारे दादा आ गए, दादी आ गए, वो कौन सी पीढ़ी में आएंगे। जैसे मान लो ये आप हो, ये मान लो आप हो, ये आपके पिता वाली पीढ़ी आ गई, यानी आपके फादर आ गए। अब देखो आपके फादर ही आपके दादा लगेंगे। तो मान लो अब आ गई दादा की बात। दादा कहां पे आएगा सर, दादा देखो इसके ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, क्योंकि इनके पिता हैं तो इनसे ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा। अब यहाँ पे कौन आ गए, ग्रांड फादर। इस टाइप से आपको डिफाइंड, यानी इस हिसाब से आपको लिखना है। इसके बाद में देखो सर, अब सर हमारी, अब ध्यान देना भैया, हमारे बच्चे कहां पर आ जाएंगे, हमारे बच्चे आ जाएंगे हमारे से नीचे वाली पीढ़ी में। ठीक है ना, यहां पर आ जाएंगे हमारे बच्चे। इस टाइप से आपको डायग्राम में बनाना है। ठीक है सर, बना लेंगे। अब सर इस डायग्राम में और क्या हमें ध्यान में रखना है भैया, और ध्यान में ये रखना है आप लोगों को कि आपकी स्वयं वाली पीढ़ी में कौन कौन आएगा भैया। आपकी स्वयं वाली पीढ़ी में आपके भाई बहन और आपकी पत्नी या फिर आपका पति आएगा। अब देखो सर, तो हम लोग
इसमें एक संकेत और लेंगे, स्वयं वाली पीढ़ी में दो संकेत और लेंगे। दो संकेत कौन से? अब देखो, भाई बहन का रिश्ता दर्शाना हो तो, भाई एंड बहन का रिश्ता दर्शाना हो तो हम लोग किससे दर्शाएंगे? डैश लगा कर दर्शाएंगे। यदि पति पत्नी का रिश्ता दिखाना हो, हमें पति एंड पत्नी का रिश्ता दिखाना हो तो हम क्या लगाएंगे? दोनों तरफ एरो लगाएंगे, ताकि हम लोग समझ जाएं कि ये भाई बहन का रिश्ता है डैश वाला, और ये किसका रिश्ता है? पति पत्नी का। डायग्राम के लिए आपको इतनी ही चीजें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, सर ये तो हम लोग सीख गए, अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले टाइप देखते हैं पहेलियों पर आधारित प्रश्न, और इसके बाद में हम लोग वहां से क्वेश्चन करेंगे और डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। उस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद में आपको यदि वो अच्छी तरीके से सीखना है तो भैया किसी भी किताब से प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी बात आपको डाउटफुल हो तो कमेंट में मेरे को बोल देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर देगा। अब देखो, इससे यहां तक लिखो भैया, इसके बाद में आपको करवाता हूं पहली टाइप। हाँ भैया, अब देखना, अब पहली टाइप हम लोग करते हैं पहेलियों पर आधारित प्रश्न। मैं पहेलियों पर आधारित टाइप नंबर 1 लगा देता हूं यहाँ पे। टाइप नंबर 1 कौन सी है सर? टाइप नंबर हमारी 1 है पहेली पर आधारित प्रश्न, पहेलियों पर आधारित प्रश्न, आधारित क्वेश्चन। अब देखो, इसमें मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूं। वो पहली टाइप का यानी पहेलियों पर आधारित प्रश्न मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें कोशिश ये करूंगा कि एक ही क्वेश्चन से आपकी पूरी टाइप क्या हो जाए भैया? पूरी टाइप क्लियर हो जाए। अब देखना भैया, पहली टाइप का पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनना, जिससे आपकी पहली टाइप पूरी क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। अब सर इसको करें कैसे? सबसे पहले देखो, आपको कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ मत करो, जिसने कर लिया बाद में कर लेना। भैया पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाएंगे सर? जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले बोला है के है वो एस की बहन है। कौन बहन है? के बहन है। किसकी बहन है? एस की बहन है। तो देखो, के और बहन है किसकी? एस की। इनके बीच में कौन सा आएगा सर? डैश वाला चिन्ह आएगा। के क्या है भैया? बहन है। बहन है तो लड़की है, लड़की है तो माइनस। अब देखो, किसकी बहन है? एस की बहन है, तो यानी बराबर वाली पीढ़ी में है। अब देखो सर, इसमें के है जो एस की बहन है, अब इस पे के पे माइनस लगा दे क्योंकि लड़की है और दोनों बहन है, इसलिए डैश का चिन्ह लगा दिया। ठीक है सर, यहां तक आपने कर लिया। स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, एस की शादी एम से हुई है। किसकी शादी एम से हुई है? सर एस की शादी हुई है। किससे हुई है? शादी हुई है, तो दोनों तरफ एरो वाला चिन्ह लगाओ। शादी वाले जोड़े के बीच में एरो वाला चिन्ह। एस की शादी, शादी वाली मैंने क्या बताया? पति पत्नी हमेशा बराबर वाली पीढ़ी में आएंगे, तो एस की शादी एम से हुई है। अब हमें ये नहीं पता लड़का कौन है और लड़की कौन है। एस की बहन है, एस की शादी एम से हुई, यहां तक हमने कर लिया। अब देखो, इसमें देखो के है वो एस की बहन है। ठीक है, एस की शादी एम से हुई, यहां तक हमने कर लिया। एम है वो आर का क्या है? पिता है। कौन पिता है? एम पिता है। अब हमें पता चल गया कि एम तो पिता है यानी लड़का है, तो और जो बच गई जोड़े में जो शादी के विपरीत वाला जोड़ा वो क्या हो गया? ऑटोमेटिक क्या हो गया भैया? लड़की हो गई। अब देखो, इसमें लिखा है एम आर का पिता है, तो देखो आर एम का क्या हो गया? बेटा हो गया। तो बेटा हमेशा कौन सी पीढ़ी में आएगा? नीचे वाली पीढ़ी में। तो देखो यहां पर कौन आएगा? आर आएगा, तभी तो आर एम है वो आर का क्या होगा? पिता होगा। अब ये पता नहीं ये लड़का है या फिर लड़की है। आगे यहां तक हमने क्वेश्चन को क्या किया सर? यहां तक तो समझ में आ गया। आगे देखो, क्यू है वो पी का बेटा है। क्यू किसका बेटा है? क्यू है वो पी का। अब हमारे पास ना तो यहाँ पे क्यू है और ना ही हमारे पास पी है। इसको मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं भैया, अलग से ध्यान देना। क्यू है, देखो किसका बेटा है? पी का बेटा है। कौन है? क्यू। तो क्यू कैसा आएगा? प्लस।
क्योंकि बेटा है तो लड़का है तो प्लस आएगा। ये लाइन मैंने अलग से लिख दी। ठीक है सर, आगे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। आगे क्या लिखा है भैया? सर आगे लिखा है एस है वो पी की सास है। एस है, एस ये रही लड़की है तो सास हो सकती है, होगी। किसकी सास है? पी की सास है। अब पी की सास कब होगी ये आप खुद पे लेके देखो एक बार है, जब इसके बेटे या बेटी के साथ शादी हो जाए उसकी तो ये सास होगी। अब हमें ये नहीं पता ये बेटा है या फिर बेटी है, मैंने क्या कर दिया, इसकी शादी इससे करवा दी। किससे करवा दी? पी से करवा दी। अब करवा दी तो ये पी की क्या होगी? यदि बेटी है तो भी क्या होगी? देखो पत्नी का पिता क्या हो गया? ससुर। ससुर की पत्नी सास होगी। यदि मान लो ये बेटा है तो देखो जब ये बेटा है तो इसका जो पी का क्या लगेगा? पी का आर तो लगेगा पति। पति का पिता क्या लगेगा? ससुर। ससुर की पत्नी क्या लगेगी? सास। यानी दोनों टाइप से ये सास हो सकती है। अब देखो आर लड़का है या लड़की है ये कौन डिफाइन करेगा? आगे वाली लाइन। यहां तक तो हमने कर लिया कि एस है वो पी की सास है, पी की सास बना दी हमने। अब देखो अलग से आपको एक लाइन लिखी हुई मिली थी ना पहले कि क्यू है वो पी का बेटा है, तो क्यू कहां पे आएगा? अब ये नीचे आएगा। कौन है? पॉजिटिव है। यहां तक हमने कर लिया। अब देखो आगे क्या लिखा है? एम का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है। और कोई बेटी नहीं है, यहां पे ऐसे लिख लेना बेटी नहीं है। अब देखो एम का एक ही बेटा है, वो कौन है? आर है। आर लड़की नहीं हो सकती क्योंकि उसमें बोला है उसके कोई बेटी नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया भैया? ये तो लड़का हो गया, और लड़का हो गया तो प्लस हो गया। यदि ये लड़का है तो ये पी है, ये क्या कहलाएगी? वो लड़की हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? हाँ सर यहां तक क्लियर। अब देखो आगे क्या लिखा है? आगे यहां तक आपने कर लिया क्वेश्चन को। आगे लिखा है कि भैया के का विवाह टी से हुआ है। के का विवाह टी से हुआ है। विवाह हुआ है तो बराबर वाली पीडी आएगी, वो भी एरो वाले निशान के साथ। अब देखो के लड़की है तो टी ऑटोमेटिक क्या हो गया? लड़का हो गया। यहां तक समझ में आया? हाँ सर यहां तक हमें समझ में आ गया। इसके बाद में देखो भैया आगे क्या करना है? आगे जो क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करते जाओ। के का विवाह टी से हुआ ये हम लोगों ने कर लिया। आगे लिखा है एन है वो के की बेटी है। कौन बेटी है? एन बेटी है। किसकी बेटी है? के की बेटी है। तो के की बेटी कौन होगी भैया? बेटी आएगी तो नीचे वाली पीढ़ी में आएगी, और एन बेटी है, एन बेटी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इतना ही भैया क्वेश्चन है, हमने क्या बना लिया? डायग्राम बना लिया। आप ये मत सोचना कि हमें इतना टाइम लगेगा, हमें इतना टाइम नहीं लगेगा भैया, क्योंकि हमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका डायग्राम जल्दी जल्दी बन जाएगा। अब देखना भैया प्रश्न जैसे पूछे वैसे वैसे करते जाना। सबसे पहले प्रश्न पूछा है इसमें, पी है वो एम से कैसे संबंधित है? कौन कौन? पी और एम। ये तो रहा भैया अपना पी और ये रहा अपना एम। इन दोनों का रिश्ता क्या क्या है पहले ये तो मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले देखो पी तो होगी पत्नी। किसकी पत्नी? पी है वो आर की तो पत्नी होगी, और इसके पति का जो पिता है वो क्या लगा? इसके तो लगा, ये तो हो गया ससुर। ये तो क्या हो गया? इसका पी का ससुर। और ये लड़के पी के क्या? एम के क्या लगी? एम के लगी पुत्र वधू। अब सर हमें ये नहीं पता कि हमें आंसर में ससुर देना है या फिर पुत्र वधू देना है। हमने ये तो निकाल लिया, होगा तो आंसर इन दोनों में से ही। अब देखो मैंने शुरू कराने से पहले आपको शायद 8 या 9 नंबर टाइप में जो नोट में लिखाया था कि भैया जिसके आगे से लगा हुआ है उसके घर पे चले जाओ। से किसके आगे लगा हुआ है? सर से तो एम के आगे लगा हुआ है, एम के घर पे चले जाओ, यानी एम के पास चले जाओ और एम से पूछो कि वो तुम्हारे यानी पी तुम्हारे क्या लगती है? तो एम बोलेगा कि भैया देखो मेरा एक लड़का है जो कौन है? आर है, और आर की बेटी है पी, तो मेरी तो क्या लगी भैया? मेरी तो वो तो पुत्र वधू लगी। तो इसका आंसर क्या आएगा भैया? इसका आंसर आएगा, पहले का आंसर आएगा पुत्र वधू। क्या आएगा?
पुत्र वधु। अब देखो दूसरा प्रश्न है, के आर से कैसे संबंधित है, के आर से कैसे संबंधित है। अब देखो मैंने क्या बोला था, जिसके आगे से लिखा हुआ है उसके घर पे चले जाओ, आर के आगे से लिखा हुआ है आर के घर पे चले जाओ। अब आर के घर पे जाके हमें किसके लिए पूछना है, हमें पूछना है के लिए। हम आर से पूछेंगे बता आर तुम्हारे के क्या लगती है, तब आर बोलेगा देखो भैया मेरा एक पिता है, कौन है, मेरा पिता है एम, एम मेरे पिता है, मेरे पिता की पत्नी एस, यानी आर की क्या होगी, तो भैया आर की क्या होगी, आर की होगी मां, यानी देखो आर का पिता कौन है एम। अब आर के पास चले गए हम लोग, आर के पास जाने के बाद में बोले कि बता आर तुम्हारे के क्या लगती है, आर और के बीच में तो रिश्ता निकालना है, तो आर बोलेगा देखो भैया एम मेरे पिता हैं और मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ होगी और मेरे माँ की जो बहन है वो मेरे क्या होगी, मासी, क्या होगी भैया, इसमें आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा अपने मासी, क्या आएगा मौसी। अब देखो भैया दोबारा देख लेना कि आपने डायग्राम तो बना लिया पर आपको आंसर कैसे देना है, तो जिसके आगे से लिखा हुआ है उसके पास चले जाओ। अब देखो पहले क्वेश्चन में एम के आगे से लिखा हुआ है तो हम किसके पास जाएंगे, एम के पास, बोलेंगे बता एम तुम्हारे पी क्या लगती है, तो एम बोलेगा देखो भैया आर मेरा बेटा है और मेरे बेटे की बहू है पी, तो मेरे तो ऑटोमेटिक क्या लग गई भैया, मेरे तो लग गई पुत्र वधु। इसी टाइप हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे और किससे पूछेंगे, इसमें पूछेंगे आर से, आर से पूछेंगे बोल भैया तुम्हारे एक के क्या लगती है, तो के आर बोलेगा देखो भैया एम मेरे पिता हैं और मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ और मेरी माँ की जो बहन है वो मेरे मासी लगती है। अब देखो भैया पहली टाइप मैंने आराम से समझा दी है, अब मैं नहीं चाहता कि यहां पर आपको 10-15 क्वेश्चन करवा के आपका टाइम खराब करूं, इससे अच्छा है आप लोग अपने जो कोई भी किताब है उससे क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना। आगे हम लोग दूसरी टाइप पे बात करेंगे कल की सुबह क्लास, सुबह 8 बजे वाली क्लास में। यदि कोई बच्चा सीईटी, एलडीसी, लैब असिस्टेंट और कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है तो अपने कौटिल्य क्लासेज के ऑफलाइन क्लासेज को ज्वाइन कर सकता है, जिसका सुबह टाइम 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक का टाइम है। अब देखना भैया आगे की क्लास हम लोग करेंगे सुबह। अब देखो भैया कैसी लगी आपको क्लास, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यदि चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि और भी आपका कोई रिलेटिव तैयारी करना चाहता है, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से रीजनिंग सीखना चाहता है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाए। और रोजाना आपको क्लास लाइन की ऑफलाइन क्लास की वीडियो मिलेगी, ऑफलाइन क्लास की जिसमें हमारे बच्चे बैठते हैं, उसी क्लास की जो क्लास में पढ़ाया जाता है वही रीजनिंग आपको YouTube चैनल पे रोजाना मिलेगी। धन्यवाद।